आइए दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल विपिन गुरु जीएस में आपका स्वागत है। आइए हम आपको आज वर्णमाला पढ़ाते हैं। वर्णमाला में जो क्या है, वर्णमाला में क्या चीज़ें हैं और वर्णमाला में मतलब स्वर और व्यंजन आते हैं। तो यूपी टेट के भी जो जो हमारे मतलब दोस्त होंगे वो भी वर्णमाला पढ़ लेंगे, और जो 9 और 10th के हैं वो भी वर्णमाला पढ़ लेंगे कि वर्णमाला में क्या है और वर्णमाला को कैसे विस्तृत किया गया है। तो अभी तो हम पूरी वर्णमाला की नहीं बात कर रहे हैं, इसमें अभी हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं। एक हम और आगे वीडियो बनाएंगे जो उस पर व्यंजन की बात करें। तो ये वर्णमाला का जो है पूरा विस्तृत वीडियो है। अगर आप इसको देख लेंगे तो वर्णमाला आपका हिंदी से एक भी नंबर कहीं से भी छूट नहीं सकता है। इसको आप 100% मानिए कि वर्णमाला का पूरा है। तो आइए हम क्या करते हैं, वर्ण को व्यवस्थित स्वरूप को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन होते हैं। वर्णमाला मतलब दो चीज़ें होती हैं वर्णमाला में, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। और जो 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 स्वर होता है वो स्वर क्या होता है, स्वर को उच्चारित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और व्यंजनों को उच्चारित होने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वतंत्र हो या निर्बाध हो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। और क्या होता है, स्वर 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 जो सामान्य हम लोग स्वर जानते हैं उसमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व स्वर, ये देखिए, एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, एक प्लुत स्वर है। तो आइए हम लोग क्या बताते हैं, एक ये जो ह्रस्व स्वर होता है एक मात्रा का समय लेता है, यही मूल स्वर होता है। ह्रस्व स्वर ही क्या होता है, हमारा मूल स्वर होता है। इसमें 4 अक्षर होते हैं, अ ई उ और री। और हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर, 2 मात्रा का समय, मतलब जिसमें बोलने में हमें 2 मात्रा का समय लगे उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और क्या होता है, दीर्घ स्वर में भी दो दो होते हैं, दीर्घ स्वर में भी दो होते हैं। पहला क्या हो गया, पहला मूल दीर्घ स्वर हो गया, दूसरा संयुक्त स्वर हो गया। तो जो पहला हमारा मूल मूल है, मूल दीर्घ स्वर है, अ प्लस जुड़ के आ बनता है, ई प्लस ई जुड़ के ई बनती है, उ प्लस उ जुड़ के ऊ बनता है। मतलब छोटे छोटे जुड़ के बड़ा यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और संयुक्त स्वर की हम बात करेंगे तो छोटा अ प्लस छोटी ई प्लस छोटा ए प्लस अ प्लस ए प्लस ए, और अ प्लस ओ, अ प्लस ओ प्लस औ, ये बनता है। और जो प्लुत आपका होता है, प्लुत आपका त्रिमात्रिक होता है। प्लुत कैसा होता है, 3 मात्रा का होता है। प्लुत आपका कितने होता है, 3 मात्रा का होता है। जैसे किसी को बुला रहा है विपिन, महेश, तो क्या होगा, सुरेश। ऐसे अगर आप कोई भी मात्रा को क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा समय तक सांस को अपने टिका लेते हैं तो क्या आ जाते हैं, प्लुत में आ जाते हैं। और आइए हम आपको जीभ के आधार पर स्वर के भेद, मतलब स्वर को जो 5 प्रकार में बांटा गया है। तो 5 प्रकार में जो स्वरों का जो विस्तारण है वो हमारे बोलने और जीभ के आधार पर और सुनने के आधार पर, मतलब मुख के आधार पर हम वर्णों को 5 प्रकार से बांटते हैं। तो जो जो है जीभ के आधार पर क्या होता है, वर्णों को हम 5 प्रकार से बांटते हैं। तो क्या हो गया, जीभ के आधार पर वर्णों के आधार, जीभ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो अग्र स्वर हो गया, पश्च मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। मतलब जो जीभ का पहला सिरा है, जो जीभ जहाँ तक स्पर्श करती है, जो दांतों में स्पर्श करती है, इसका पहला सिरा जो है उसे हम लोग अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। तो इसे क्या होता है, जीभ का पहला सिरा। इसमें क्या आता है, ई आता है, बड़ी ई आती है, छोटा ए आता है और बड़ा ए आता है। और मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है, सिर्फ अ आता है। और जीभ का जो पिछला सिरा होता है उससे हम लोग आ उ ओ औ, इसमें से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएगी। और मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। विवृत, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। विवृत का मतलब होता है खुलना, और अर्धविवृत का मतलब होता है आधा खुलना। जब अर्ध आ गया उसके पहले, किसी भी वाक्य के पहले जब कोई अर्ध लग गया तो अर्ध विवृत हो गया। तो अर्ध विवृत मतलब आधा खुलना। और समृद्ध मतलब लगभग बंद, समृद्ध मतलब लगभग बंद, और अर्ध समृद्ध मतलब लगभग आधा बंद। तो इसमें क्या आता है, विवृत में आ जाता है आ। जैसे अगर आप उच्चारण करेंगे आ का तो उसमें क्या होगा, पूरा मुख खुल जाएगा आपका, पूरा आ बोल कर देख लीजिए जैसे। और अर्ध अर्ध विवृत में अ ए औ,
ए ओ, अ ए ओ, इसको बोलेंगे तो आधा खुला रहेगा। और समृद्ध में बोलेंगे तो ई ऊ। इसमें आपको नहीं खोलेंगे फिर भी आप बोल लेंगे अपने मुंह को। और अर्ध समृद्ध में क्या आता है, ए आता है और औ आता है, ए आता है और औ आता है अर्ध समृद्ध में। तो अभी तक ये देख रहे हैं, अभी ये 2 प्रकार हुए हैं, अभी इसमें हमें 3 प्रकार और है। तो 3 प्रकार देखिए, इस पढ़ने को मैंने हटा दिया। अब तीसरा प्रकार यहाँ से देखिए होस्ट के आकृति के आधार पर स्वर के भेद क्या है। होस्ट के उसमें मैंने 2 भेद बढ़ाए, और यहाँ पे होस्ट के आकृति के आधार पर 2 भेद हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी क्या होता है, ओष्ठ गोलाकार न हो, और वृत्तमुखी मतलब होस्ट गोलाकार हो। मतलब जो आपका मुख है, मुख का जो होंठ होता है, जो जिसको आप लोग लिप बोलते हैं, लिप मतलब होंठ होता है, उसको ओष्ठ बोला जाता है। तो ओष्ठ क्या हो, जो हमारा गोलाकार हो, और ओष्ठ जो हमारा गोलाकार न हो। तो इसमें जो अगर आप एक तरफ याद कर ले, जैसे आवृत्तमुखी याद कर लिए, ओष्ठ गोलाकार न हो, आप बोलिए अ आ ई ए, इसमें गोलाकार हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप शीशे के सामने खड़े होकर के इसको बोल करके देख लीजिए कि देखिए हमारा मुंह गोलाकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ओष्ठ गोलाकार हो। फिर क्या आता है, ऊ ओ औ, इसको जब आप बोलेंगे तो देखेंगे ओष्ठ गोलाकार हो जाता है। फिर आ जाइए उच्चारण के आधार के स्थान पर स्वर के कितने भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 6 भेद है। उच्चारण के 6 भेद हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाइए, कंठ आ जाइए, कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धा हो, कंठ तालु हो गया, कंठ ओष्ठ। जो आप लोग संस्कृत में याद करते हैं ना कि अकु विसर्जन नाम कंठ, इचु रसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपपदनीय नाम ओष्ठव ना, उपपद। तो यही पूरा है। कंठ है, कंठ से आ, तालु से ई, ओष्ठ से उ, उपपदनीय नाम ओष्ठव, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और इससे कंठ तालु ए से कंठ तालु कंठ। इसमें आपका ये दोनों जो 5 नंबर और 6 नंबर है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिएगा, ये बहुत आता है, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है। अब फिर क्या है, तो अनुनासिका के आधार पर स्वर की भेद। अनुनासिकता के आधार पर स्वर की भेद क्या है, अनुनासिकता के आधार पर पहला और दूसरा, अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक। इसको ध्यान रखिएगा, मान लो आ गया ऐसे ही दे दिया अनुनासिक के आधार पर स्वर की भेद, तो आपको क्या करना है, अगर वर्ण नहीं दिया, बोल दिया अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अब आप कह रहे हैं अनुनासिक तो पढ़े हैं, क्या लगाएं, तो अनुनासिक भी लगाना है आपको, अनुनासिक 2 भेद होते हैं। इसमें क्या होता है, मुख प्लस नाक, अगर मुख प्लस नाक से जो वर्ण बोले जाएंगे वो क्या होंगे, अनुनासिक होंगे। तो आ ई ऊ जिसपे चंद्रबिंदी लगी हो, अनुनासिक पे आ ई ऊ जिसपे चंद्रबिंदी नहीं लगी हो। तो ये आपको मैंने 5 बता दिया। और ये इसको भी जानिए, हिंदी में जो क्या है अयोगवाह वर्ण है वो केवल 2 ही होते हैं। हिंदी में केवल अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, अ प्लस अह, मतलब अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। मगर संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण है वो 4 हैं। संस्कृत में कितने वर्ण हैं, संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण है वो कितने हैं, 4 वर्ण हैं। संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण है वो 4 वर्ण है। क्या कौन कौन से, अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वामूली है, उपधमानी है, जिह्वामूली है, वो जिह्वामूली है और इसको आप कभी भी, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, क के पहले यही उपधमानी शब्द है, यही उपधमानी वो है, उपधमानी का चिन्ह। और इसको आप क और ख कहने पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो नहीं है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, तो हम आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। मेरे चैनल विपिन गुरु जीएस में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।